हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अक्षय कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त। बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट में अगर पूछे तो आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है और कभी-कभी लॉन्ग में अगर पूछता है तो 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ से जो बच्चा यहाँ पर जो बच्चा यहाँ से आप पढ़ के जाएगा, कहने का मतलब आपको ये जो वीडियो मिलेगा 2 वीडियो मिलेगा, मात्र 2 वीडियो। मात्र 2 वीडियो में ही आपको जो है 5 नंबर से 6 नंबर का काम हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाइए, धैर्य बना के जो है अपना काम कीजिए और बड़ी आसानी से इसको बताया जाएगा। तो आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए इसको हम बहुत सरलतापूर्वक आपको समझाते हैं। यहाँ पर इसलिए बनाया गया है डायग्राम जो पहले बना दिया गया बेटा इसलिए बना दिया गया है क्योंकि जिससे समय कम लगे। कम समय में जो है आपको अच्छी चीज़ें बताया जाए और बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकें। तो आइए हम बड़ी सरलतापूर्वक इसको बताते हैं और आप लोग समझिए। आपके सामने ये सबसे पहले वृत्त लिखा है और वृत्त के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ से जो प्रमेय बनता है उसको बताएँगे और प्रमेय 2 ही प्रमेय आपको पढ़ के जाना है, दोनों प्रमेय हर साल पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रमेय नहीं पूछता है बेटा उस पे आधारित अगर क्वेश्चन भी पूछता है तो उस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं और 2 ही वीडियो में आपका जो वृत्त है वो समाप्त हो जाएगा और आप इसको देखिए। तो आपके सामने वृत्त लिखा है, वृत्त किसे कहते हैं सबसे पहले इसको समझते हैं, वृत्त किसे कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ से जो काम है वृत्त को पहचानना है और वृत्त को आप जानना है, वृत्त कैसे होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम बनाया गया है ये बेटा वृत्त का ही बना है, ये जो डायग्राम बनाए गए हैं अभी ये वृत्त नहीं है। और गोला भी नहीं कह सकते हो क्योंकि गोला को यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? अब गोला तो नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त की परिभाषा लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब अगर हमको निश्चित बिंदु, ये जो निश्चित बिंदु है उसी को कहते हैं बेटा केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। जो निश्चित बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदुओं का समाहार है, कहने मतलब बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, वही हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये क्या है? यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे बिंदु हैं जो बिंदुओं का पथ है, कहने मतलब बिंदुओं का जो रास्ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। और निश्चित बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र बोलते हैं। और वृत्त के परिध से किसी भी बिंदु पर वृत्त के केंद्र से परिध तक की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र और वृत्त के परिध यहाँ पर नहीं लिखा गया है, केंद्र और वृत्त की परिध, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। केंद्र और केंद्र और वृत्त की परिध की किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। कहने का मतलब अगर सरलतापूर्वक आप समझना चाहो तो निश्चित बिंदु जो केंद्र है, केंद्र से वृत्त के परिध पर कहीं पर भी समान दूरी पर ही जो दूरियाँ यहाँ पर है समान दूरी है, एक समान दूरी चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे जहाँ पर हो। ये जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया गया है इससे जो रिलेटिव कुछ संबंधित जो छोटे-छोटे तथ्य जो होते हैं सबसे पहले उनको हम जानते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले सामने आपके लिखा गया है ये जो निश्चित बिंदु है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र से बिंदु के मतलब केंद्र से वृत्त की परिध। अब परिध क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं, जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिध बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐसे, ऐसे। चलिए मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे टहलते-टहलते ऐसे-ऐसे चले आओ, तो आपने वृत्त की परिध जो है आप पूरा तय कर लिया और वृत्त की जो परिध का फ़ॉर्मूला होता है, वृत्त की परिध बराबर होता है बेटा 2 पाई r। वृत्त की परिध बराबर होता है बेटा 2 पाई r। और वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है यहीं पर लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। इस फार्मूले को आप जानते रहिए। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड जो कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं उसको जानते हैं। ये आपका होता है त्रिज्या। अगर यहाँ पर निश्चित बिंदु अगर हमको पता है
ये यहाँ तक की जो दूरी थी वो हमारी क्या थी? r था। अब यहाँ से इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो r होगा। अगर आपसे पूरी दूरी कहा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो ये जो 2r है उसी को हम बोलते हैं बेटा व्यास। कहने का मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, दोगुना होता है। अब आते हैं नीचे, अगर मान लो यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए या यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, ये यहाँ से यहाँ मिला दे, ये सब क्या है आपकी बेटा जीवा है। ये आपकी क्या है? जीवा। आई बात समझ में? जैसे मान लो ये जीवा को ड्रा कर दिया, अगली जो जीवा है, अगर मान लो यहाँ से हमने इसको ड्रा कर दिया और आपसे पूछा ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो आपका बताओगे। अब जीवा, कुछ बच्चे जीवा बताएँगे, कुछ बच्चे जो है व्यास बताएँगे, लेकिन ये जो बेटा है वो जीवा, व्यास, व्यास को ही वृत्त का जो सबसे बड़ा व्यास हो तो जीवा होता है वो व्यास ही है। वृत्त के सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या है? व्यास है। आई बात समझ में? जो केंद्र से होकर जा रहा है, मतलब केंद्र से यहाँ तक की दूरी r, तो यहाँ तक की पूरी दूरी r, तो ये मिला के हो जाएगा 2r, तो ये त्रिज्या का दोगुना है, तो ये व्यास है। लेकिन ये जीवा भी है। व्यास जो होता है वो वृत्त की वो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। ये जीवा हो गया, ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया। अब कुछ बातें ऐसे हैं, सबसे पहले उनको हम समझते हैं। अगर आपको यहाँ पर केंद्र है, केंद्र मान लो पता है, निश्चित बिंदु पता है। अगर कोई रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मान लो यहाँ पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो हमारा जीवा था, ये व्यास था, ये त्रिज्या था, ये केंद्र था, सबके बारे में समझ गए। ये आपका क्या है? तो वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब एक बिंदु पर काटे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श, स्पर्श रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, जो कि आपके सामने लिखा गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। मान लो कोई बिंदु है, जैसे इसका निश्चित बिंदु पता है, कोई रेखा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, उसे हम बोलते हैं बेटा छेदक रेखा। ये आपकी क्या है? छेदक रेखा। ये किस लिए बताया जा रहा है? ये छोटा-छोटा पॉइंट जो है आपको आगे बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है, तो आप बड़ी आसानी से इसको समझिए। अगर आपके सामने यहाँ पर कहा जाए कि इसका जो केंद्र है यहाँ पर फिक्स है और वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर ना काटती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हमारी क्या होती है? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसका नाम नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। आई बात समझ में? तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ये आपकी छेदक हो गया। अगर आपको केंद्र यहाँ पर पता है, केंद्र अगर पता है, तो आपसे कहा जाए इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ होता है? तो वृत्त के परिधि के अंदर ही बेटा ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। ये पूरा क्या है? क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा अंदर। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर वृत्त का केंद्र है और यहाँ से इसके बीच का जो क्षेत्रफल निकाला जाए, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है बेटा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिगर में यहीं पर अब जो समय लगेगा, मान लो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इसको दर्शा दे रहे हैं। एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो क्या होता है? यह स्पर्श रेखा है, मान लो यहाँ पर यहाँ तक की, ये मान लो हमको यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है बेटा, ये हमारा क्या है? ये क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये हमारा क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ कॉन्सेप्टों को इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि वह रेखा, जैसे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वो क्या है कि वह रेखा जो बिंदु को किसी एक बिंदु पर मतलब काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, उसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। और तीसरा है कि वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये जो छोटे-छोटे तथ्य थे, सबको आपको बड़ी सरलतापूर्वक समझाया गया है। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और आगे बताएँगे, आप लोग ध्यान से देखिए। आइए एक प्यारा-सा जो छोटा-सा क्वेश्चन है, पहले उसको हम समझते हैं
और यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे जो कन्फ्यूज़न में हो रहते हैं, उनका जो कन्फ्यूज़न है मैं दूर करने वाला हूँ, आप बड़ी आसानी से इसको समझिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं? अगर आपसे कहा जाए आपको विकल्प भी दे दिया जाए, मान लो कहा जाए कि 1 विकल्प में मान लो आपको 1 दिया है और दूसरा आपको दे दिया जाए 2 और तीसरा आपको दे दिया जाए 0 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए अनंत। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं, तो इसका जवाब जो होगा, वो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो है 1 पे मारेंगे, कुछ जो है 2 पे मारेंगे, कुछ जो है हमारा 0 पर तो कुछ बच्चे आशा है जो करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। समझने की बात ये है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं, इसको आप समझिए। समझना ये है कि आपको सामने 4 विकल्प दिया और काफ़ी यहाँ पे आप जान लीजिए कि 80% बच्चे जो हैं, ये गलत क्वेश्चन करके ही आएँगे। तो आपको बड़ी सरलता पूर्वक इसको समझना है कि मान लो आपके सामने कोई सर्किल है, ये सर्किल है और इसका जो ये केंद्र है, अगर आपसे कहा जाए कि भैया इस वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो? अगर बिंदु आपको पता नहीं है, जो कंडीशन होता है वो बिंदु के ऊपर होता है कि बिंदु कहाँ पर स्थित है। अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तब उसके लिए कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो? अगर वृत्त वृत्त के परिध पर स्थित है तब या वृत्त पर है तब कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो या वृत्त जो है बिंदु जो है वृत्त के अंदर हो तब। और ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपसे कह रहा है कि एक वृत्त के परिध पर कितनी वो स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो जवाब है वो आपका क्या है? अनंत। आप कहोगे सर कैसे? अब आपके सामने ये वृत्त है, मान लो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा को ड्रा किया, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा को ड्रा कर दिया, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा को ड्रा कर दिया, यहाँ पर भी ड्रा किया, यहाँ पर ड्रा किया, ऐसे-ऐसे हम कितना ड्रा कर सकते हैं, जिसका हम काउंटिंग भी ना कर पाएँ, इतनी स्पर्श रेखाएँ हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो आपके सामने यहाँ पर वृत्त बनाया गया और वृत्त पर जो है हाँ, ये काफ़ी बच्चे ये कहेंगे सर वृत्त पर बिंदु अगर वृत्त पर बिंदु स्थित है तो उसके लिए कंडीशन अलग है। उसके लिए वृत्त पर जो है केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अगर बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त जो है बिंदु जो है वृत्त के अंदर हो तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो? तो उसमें जो है कोई स्पर्श रेखाएँ नहीं खींच सकते, उसको हम जो है आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अच्छा यहीं पर अगर हम आगे डिस्कस कर लें, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्रमेय बाद में बताएँगे। इसका जो हो गया भई इस पे कितना है? इस पे जो है आप क्या बताओगे? अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं? तो आप कहोगे सर अनंत। अब आपके सामने खींच के हमने दिखा दिया कि इस पे कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? अनंत। अब मान लो आपके सामने मैं 3 वृत्त बना रहा हूँ। एक वो, आपके सामने ये वृत्त है। जो डायग्राम है भाई थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझदार हो, समझ जाओगे। आपके सामने ये और एक अलग से हम वृत्त बनाएँगे, उसके बारे में बाद में हम लिखेंगे जो सबसे पहले हमने ड्रा किया था। अब मान लो जब बिंदु आपके आपके सामने कंडीशन भी दिया है, जब बिंदु जब बिंदु जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो अंदर स्थित हो और दूसरा पॉइंट है जब बिंदु वृत्त पर हो। तीसरा पॉइंट है आपके सामने जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। ये 3 कंडीशन। जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होता है तब और जब बिंदु वृत्त पर है कहीं पर भी और जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तब।
अब इसके लिए 3 कंडीशन है आपके सामने। ये आपका केंद्र है, ये भी आपका केंद्र है निश्चित बिंदु जिसको हम केंद्र बोलते हैं, ये केंद्र आपको पता है। जो कंडीशन है सबसे पहले इसको हम समझते हैं जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो। आपके सामने ये जो हम बिंदु मान लेते हैं, जैसे मान लो ये केंद्र है, केंद्र ठीक है, अब यहाँ पर हम बिंदु यहीं पर मान लेते हैं, यहीं पर। अब इस बिंदु से अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप इसका जवाब दोगे सर 1। लेकिन कब? जब बिंदु वृत्त पर स्थित रहेगा तब। अब वृत्त जो है वो बिंदु जो है वृत्त के अंदर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए भैया इसकी स्पर्श रेखा खींचो, तो आप ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, यहीं पर बिंदु था। ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, तो आप ये बताओ कि आप ये स्पर्श रेखा खींचा है आपने? तो आपका जवाब होगा सर ये स्पर्श रेखा नहीं है। और जिसका होगा तो उसको भी समझाएँगे क्यों नहीं होगा ये। स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर ही काटती है, 2 बिंदुओं पर नहीं। तो जो रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो इस पर कहीं पर भी स्पर्श रेखा है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है, उससे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शून्य आना चाहिए। उसकी कोई स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। कोई स्पर्श रेखा ही आप नहीं खींच सकते हो। अगर मान लो बिंदु वृत्त पर कहीं पर भी स्थित हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे जहाँ। अगर इस बिंदु से कहा जाए आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1। कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि ये बिंदु जो है वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये स्पर्श रेखा हो सकती है। लेकिन तुम्हारे पीछे का नहीं, तुम ही आपको ये बताना है। आप क्या बताओगे? सर ऐसा नहीं, आप यहाँ पर भी खींच सकते हो, यहाँ पर भी खींच सकते हो। आपके मन में चल रहा होगा, यहाँ पर भी खींच सकते हो। तो भाई हाँ, खींच सकते हो, लेकिन आप कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच रहे हो? एक ही खींच रहे हो ना, अगर एक बिंदु से पूछा जा रहा है तो। एक बिंदु से अगर पूछा जा रहा है तो आप कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच रहे हो? एक, कहीं पर भी खींच सकते हो। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला जो पॉइंट है, वो मान लो वृत्त जो है, बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर स्थित है। जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तो उसकी स्पर्श रेखाएँ आप कैसे खींचोगे? आपको क्या करना है, बिंदु मान लो यहाँ पर है, आप यहाँ से स्पर्श ऐसे खींच रहे हो, ऐसे। जगह की कमी की वजह से अगर डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बने तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। P बिंदु है, यहाँ पर आपने जो है ये स्पर्शी रेखा खींचा है, मान लो। तो ये कितनी स्पर्श रेखाएँ हैं? 2। अगर बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उससे जो है वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएँ आप खींच सकते हो। अगर वृत्त पर है तो उससे आप 1 खींच सकते हो, अगर वृत्त के अंदर है तो आप कोई स्पर्श रेखाएँ नहीं खींच सकते हो। हाँ, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, मान लो यहीं पर हम फिर से बना दें लास्ट वाला जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बाहर जो है बिंदु स्थित है। मान लो यहाँ पर स्थित है, चलो यहाँ पर। अब इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? आप कहोगे सर 2, ऐसे, ऐसे, ये PQR, ये 2 स्पर्श रेखाएँ। तो जो आपके मन में चल रहा है वो हम समझ रहे हैं। तुम जो क्या सोच रहे हो कि सर अगर ये वृत्त है, तो वृत्त के इस साइड से भी तो स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो आप। तो यहाँ से भी स्पर्श रेखाएँ आप खींच सकते हो। तो आपने यहाँ से जब खींचा भैया ठीक है हम मानते हैं आप चलिए खींच लिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने कितना स्पर्श रेखाएँ खींचा? खींचा तो 2 ही ना, तो आई बात समझ में? तो भैया अब यहीं से जो है हम आगे अब आइए आगे हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद हम प्रमेय को बताएँगे। तो बेटा बड़ी सावधानीपूर्वक हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जैसे आपके सामने एक सर्किल है। जैसे सर्किल आपके सामने अगर बना दिया जाए, ये जो डायग्राम है थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, इस पे जो है चाक वाला सिस्टम होता है वो उस पे सही बनता है। मान लो ये डायग्राम है, डायग्राम मान लो वृत्त का, अब ये इसका क्या है ये? केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है। जो निश्चित बिंदु है ये वृत्त का केंद्र है। अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको मानना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है भैया?
ये कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पर्श रेखा। अब मान लो यहीं से हम स्पर्श रेखा इस पर ड्रा कर रहे हैं। ये मान लो ये क्या है भैया? स्पर्श रेखा। ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है जो इसको P बिंदु पर काटती है। तो जहाँ P बिंदु पर काटती है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? और ये हमारे ये जो केंद्र से अगर इस बिंदु को हम मिला दें, मान लो इस केंद्र को इस बिंदु से हम मिला दें, तो ये जो दूरी होती है ये हमारी क्या होती है? ये त्रिज्या होती है। क्यों? क्योंकि अभी पहले ही बताया गया है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर आप कहीं भी एक समान दूरी अगर आप देखोगे तो ये जो दूरी निकलती है वो त्रिज्या है। कहने का मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और एक्स वाई हमारी क्या है? ये स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर ये काटती है। अब ये काट रही है जहाँ पर ये काटती है इसी को हम बोलते हैं बेटा स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं हम? स्पर्श बिंदु। और ये जो गया है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसको हम ड्रा किए हैं। ये आपका क्या है? स्पर्श रेखा। अब एक्स वाई ये आपका स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर इसको काटता है ये स्पर्श बिंदु है। ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा और त्रिज्या में जो है ये उभयनिष्ठ है। इसका भी उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका भी उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। कहने मतलब इसका भी ये बिंदु है, इसका भी ये बिंदु है। ये चीजें हुआ। और आपको ये जानना है कि भैया ये जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा इनके मध्य जो बना कोण होता है वो सदैव समकोण होता है, वही आपको जानना है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि स्पर्श रेखा व आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में बना कोण, बीच में बना कोण सदैव समकोण होता है। आपको ये जानना पड़ेगा। ये आपका यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है दोनों के मध्य जो बना कोण होता है वो सदैव समकोण होता है। ये आपके सामने लिखा गया है। एक्स वाई हमने एक्सप्लेन किया। ये हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है और ये बिंदु P पर इसको काटती है। जिस बिंदु पर ये काटती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चलते हैं हम प्रमेय। और प्रमेय हमारा फर्स्ट प्रमेय जो है वो प्रमेय जो है हमारा वो ठीक है सर, चलेगा, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे बंद हो जाता है, ऐसा लगता है वीडियो रुक गया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने अगला जो प्रमेय प्रमेय हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श त्रिज्या से हो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। कहने का मतलब यही जो फिगर आपके सामने बना गया यही। अगला जो प्रमेय है अब उसको हम प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करते हैं आइए उसको देखते हैं। क्या बताया गया कि किसी किसी वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। इसको हम बड़ी आसानी से चलते हैं प्रूव करने। आइए हम इसको देखते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम रोक रोक के इसको बना रहे हैं ताकि ये कम समय में आपको अच्छी चीज़ें बताया जाए और आपका अच्छा तैयार। अब प्रमेय आपके सामने लिखा गया है। वो प्रमेय क्या कहता है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बाद इसको हम प्रूव करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है भाई ये चाहे आप 2020 से उठा के देख लीजिए, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहा है? आपके सामने लिखा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहना मतलब वृत्त के किसी बिंदु से या बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। यहाँ जो बीच का बना कोण अभी बता रहे थे 90 डिग्री, उसी को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति में हम आपको यहाँ पर लिखेंगे। अब वो क्या है अब देखते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है इसको हम प्रूव करना है। सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है जो बिंदु P पर या P पर ना मानकर यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? P के जगह पर आपको मान लेते हैं ये यम है।
यम पर प्रतिच्छेद करती। इतना कथन आपको लिखना है। माना, क्या लिखोगे? माना ओ केंद्र वाला, माना ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा, जिसकी स्पर्श रेखा एक्स वाई वृत्त को बिंदु बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है बेटा, बिंदु यम पर इसको काट रही है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको छोटा सा और जानना है, छोटा जानकारी ये है कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, अब इस पे हम कुछ मानते हैं। जैसे ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर हम कोई रेखा कोई बिंदु एक पी मान लेते हैं। हमने क्या किया, जब रचना करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम एक बिंदु मानते हैं किस पे? स्पर्श रेखा पर। इसको भी लिखना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु P, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर एक्स वाई पर, एक्स वाई इसकी क्या है? स्पर्श रेखा है, पर एक बिंदु P मानकर 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 ये बिंदु आपका O है, O से मिलाया, O से मिलाया। अब वृत्त का जो केंद्र है उसको हम O मान लेते हैं और ये त्रिज्या को ऐसे मिटाते हैं भाई। अभी इसको हम प्रूव करना है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको O को P से मिला रहे हैं, वो भी आपके सामने ये लिखा गया। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु P मानकर O से मिलाया, ये आपके सामने लिखा गया। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया ये OM जो रेखा है वो OP रेखा से छोटी है या बड़ी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर OM जो है वो OP से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मकान की ऊंचाई निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो? ऐसे सीधे निकालते हो ना, ना कि ऐसे। जब ऐसे निकालते हो तो मकान की कुछ ऊंचाई होती है, और जब तिरछा निकालते हो तो मकान की ऊंचाई ज्यादा निकलता है। तो ये कहने का मतलब जो OP है वो OM से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो आपको इतना जानना होगा जो OM है वो OP से छोटा है। तो आपको यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा कि OP यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि OP बड़ा है OM से, OP बड़ा है OM से, OP बड़ा है OM से, और OM बराबर आपको पता ही है क्या होता है भैया? OM बराबर दिया गया त्रिज्या। त्रिज्या क्यों? क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये जो OP है वो बड़ा होगा, OP जो बड़ा है किससे? त्रिज्या से। आपको इतना ये भी लिखना पड़ेगा, OP बड़ा है त्रिज्या से। अब आप अब आप क्या करेंगे उसको आप बड़ी सावधानी पूर्वक समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बताया आपने? आपने यही जाना कि भैया जो OM है और जो OP है वो क्या है? OM से छोटी है। अगर आपसे कहा जाए इस पे और कोई बिंदु ले लीजिए, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई और बिंदु हमने ड्रा कर दिया, कोई और बिंदु ड्रा कर दिया, और कोई बिंदु ड्रा कर दिया, तो ये जितने बिंदु हैं, ये जो जितने रेखा हैं, OM बिंदु से हमने इस बिंदु पर कोई रेखा मतलब बिंदु माना और उसको O से मिलाया, तो जितनी भी रेखाएं हैं वो OM से बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो लंब है ये छोटा है। आई बात समझ में? अब आपको कुछ नहीं, अब इतना लिखना है। क्या लिखना है? यदि यदि स्पर्श यदि स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त P के अतिरिक्त कोई और बिंदु लेते हैं,
कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु मान ले, मान ले तब भी, तब भी वह सदैव, सदैव छोटी भुजा होगी। अब आपके सामने लिखा गया क्या, क्या लिखे हैं बेटा, आप उसको पढ़िए। यदि स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु मान ले तब भी वह सदैव छोटी भुजा होगी। कौन? OM, OM, OM सदैव छोटी भुजा होगी। ये आपके सामने लिखा गया। आपको कुछ नहीं करना है, अब क्या लिखना है कि OM लंब है स्पर्श रेखा पर, OM लंब है स्पर्श रेखा पर। कहने का मतलब OM का मान जो है वो त्रिज्या है और त्रिज्या लंब है किस पे? स्पर्श रेखा पर। बस इतना आपको लिखना है, ये हमारा प्रूफ हुआ। अब कहने का मतलब जितनी गाथा है इसको एक बार समझते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। कहने का मतलब ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, स्पर्श किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो आपके सामने प्रूफ किया गया है। क्या माने हैं इतना आपको लिखना पड़ेगा। माना ये कथन जो है अपने हिसाब से बना के लिखा गया है, और भी ये कथन हो सकता है, इसको बहुत सरलता पूर्वक बनाया गया है, आपको समझ में आएगा तो आप लिख लीजिएगा। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा XY वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। भाई कर रही है, कहने मतलब M बिंदु पर काट रही है, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु P मानकर O से मिलाया, OP बड़ा है OM से। आपको पहले ही बताया गया कि ये जो लंबाई है वो बड़ी है, बड़ी है कि नहीं बड़ी है। OM जो है वो छोटा है। अगर आपसे ये कहा जाए, ये सीधी लाइन आपसे खींचा जाए ये, और ये सीधी लाइन खींचा जाए, तो आपको बड़ी कौन दिख रही है? बड़ी यही दिख रही है ना। तो आपको वही बताना है कि OP जो है हमारी ये बड़ी रेखा है OM से, और OM बराबर त्रिज्या भी था, तो त्रिज्या से भी OP बड़ी होगा। तो यदि स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु आप यहाँ पर मान लो Q मान लिए, R मान लिए, S मान लिए, कुछ भी मानिए, तो ये क्या होगा? OM से ही बड़ी है, OM से बड़ी है। कोई भी बिंदु आप मान के देख लीजिए, OM से बड़ी ही होगी। तो आपको सदैव लिखना है, क्या लिखना है? यदि स्पर्श रेखा P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु मान ले तब भी OM सदैव छोटी भुजा होगी। इसलिए या चूंकि इसलिए OM लंब है स्पर्श रेखा पर। इसलिए OM इसलिए OM लंब है स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा। तो यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं, यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको जाके देखिए और यहाँ से जो छोटा-छोटा कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बेटा।